ओके, तो ये मैंने जो आपको रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बताया, ये सारे स्टेप्स जो थे ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, और ये बारी बारी करके कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप कोई भी थीम बनाएंगे, जो भी आप पिक्चर देखते हैं उसके बारे में जो भी सोचेंगे, जो भी प्रॉब्लम आई, जो आपने यहाँ एक्शन में लिखी थी, एक्शन में आपने लिखा था ना, रेस्क्यू ऑफ अ ड्राउनिंग चाइल्ड, डूबते हुए बच्चे को बचाना, तो वो थी प्रॉब्लम। तो पहले हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को रीजनिंग एबिलिटी में लाया, और रीजनिंग एबिलिटी तभी आएगी अगर आपकी आईक्यू थी, अगर आपके दिमाग में वो आईक्यू थी, तो आपने पहले इस क्वालिटी की वजह से फैक्टर 1 में दूसरी लगाई, फिर जो भी उसके बाद आपने जो स्टेप्स करे उसमें जो करा वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी, वो लगी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में सारी की सारी क्वालिटीज़ लगें, ये कहीं पे भी कुछ भी लग सकती हैं। तो प्रॉब्लम को जो मेन चीज़ है, आप हीरो हैं, आपने ये कर दिया। अब इसमें रिसोर्सेज चाहिए थे, रिसोर्सेज क्या, वो तो ऑलरेडी आपके पास थे, आपको फर्स्ट एड देनी आती थी, पानी निकालना आता था, आपको पता था कि अगर मैं फलाने नंबर पर रिंग करूँगा तो एम्बुलेंस भी आ जाएगी, आपने वो भी किया, एम्बुलेंस को बुलाया, आपको पता था हॉस्पिटल कहाँ पे है, आप उसने बच्चे को हॉस्पिटल भेजा, ये भी आपका रिसोर्स था, या आप साथ चले गए डॉक्टर के पास, सब हो गया, उनको सांत्वना दी, तो ये सब आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी थी, जो ये थी आपकी फैक्टर 1। तो इस तरीके से आपने ये फैक्टर 1 को आपने एक जो मैंने एग्जांपल दिया उसने आपको चेक कर लिया, रिसोर्सेज भी आ गए, प्रॉब्लम भी आ गई, हीरो भी आ गया, और इसके मुताबिक आपने 6 या 7 या 8 लाइनों की एक स्टोरी लिख दी। इससे बड़ी स्टोरी आपने नहीं लिखनी है, 3 मिनट का ही समय है, सोचना भी है और लिखना भी है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं, ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप नहीं गई हैं, तो आप जब ये लिखोगे, एक बार तो रट्टा मार के लिख दिया, अगली स्टोरी जब आई उसमें भी यही लगना है, मगर वहाँ पे ये स्टोरी तो मान लो मैंने बताई, मान लो यही आ गई एग्जाम में, तो आपने तो खट से चेप दिया इसको। अगली स्टोरी जब आएगी, अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हुई हैं, तो आप में जब ये नहीं आएंगी, आपकी वो स्टोरी गलत हो जाएगी, वो आपको गलत एक मैसेज देगी और साइकोलॉजिस्ट आपको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए अगर आपकी ये एबिलिटीज़ अच्छी हो चुकी हैं, जो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करनी है, आप ये स्टोरी आपकी अपने आप करेक्ट स्टोरी है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट फेज खत्म हुआ। अभी आपने ये पेपर दे दिया, आपने स्टोरी लिख ली, पेपर दे दिया, और आपको मालूम है कि आपने क्या लिखा है। अभी इसके बाद क्या होगा, आपको वहाँ से उठने के लिए बोला जाएगा, ये आपको किसी एक हॉल में बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के ये सारी कहानी आपसे करवाई जाएगी। उसके बाद फिर से आपकी ब्रीफिंग होगी और आपको बोला जाएगा कि आप एक सेमी सर्कुलर हॉल में आपको बिठाया जाएगा। यहाँ पे 3 होंगे आपके आईओ, साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ। अभी आपकी ब्रीफिंग होगी, आपको चेस्ट नंबर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। पहले आपको बोला जाएगा कि आप चेस्ट नंबर वाइज बैठिए, इधर से इधर 1 2 करके, मान लो 20 या 10, जो भी ग्रुप का नंबर हो, आप लोगों को एक सेमी सर्कुलर शेप में आपको बिठा दिया जाएगा और आपकी पूरी ब्रीफिंग होगी। उसमें भी ब्रीफिंग के दौरान अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए, क्योंकि मैंने बार बार बोला है, क्वेश्चन पूछने से आपकी रीजनिंग एबिलिटी का पता चलता है, बट क्वेश्चन इतना भी बेवकूफ़ाना ना हो कि वो बोले यार क्या बेवकूफ़ है। तो क्वेश्चन थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना चाहिए, और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होना चाहिए, और प्रोसीजरल क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको वो बोले कि आपको बोला जाएगा कि आपने कहानी 1 मिनट में सुनानी है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर 1 मिनट में तो सुनाएंगे, तो ये जो पेपर आपने हमसे कलेक्ट कर लिया है, ये हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पेपर वापस नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको पूछना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी ये जो 7-8 लाइनें लिखी हैं, ये 1 मिनट में मैंने 4 या 5 या 6 लाइन में कैसे इसको बोलना है, ताकि सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाएं। कौन कौन सा एस्पेक्ट क्लियर होना था, क्या लिखा था मैंने, क्या बोला था? हीरो, प्रॉब्लम और रिसोर्सेस, ये तीनों एस्पेक्ट क्लियर हो जाए। और सॉरी, एक चीज़ मैं बीच में भूल गया, इन चीज़ों के साथ जब स्टोरी आपने लिखनी है, तो स्टोरी लिखने के लिए एक और चीज़ आपने याद रखनी है। जब आप इसके बारे में लिखेंगे, ये आपके रिसोर्सेज, हीरो और कैरेक्टर है ही हैं, आप लिखेंगे
कि व्हाट वाज, यानी कि इसके पहले क्या सिचुएशन थी। पहले सिचुएशन थी कि एक लेडी अपने बच्चे के साथ नदी किनारे टहलने गई है, कपड़े धोने गई है, पानी भरने गई है, किसी भी काम से गई है। बच्चा नटखट था, ये पुरानी बात हो गई। और अभी क्या हुआ कि बच्चा अपनी शरारतों की वजह से पानी में गिर गया और वो वहाँ डूबने लगा। ये वॉज थी। अभी व्हाट इज अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि बच्चा डूब रहा है और औरत चिल्ला रही है और मुझे सुनाई दे रही है। मैं वहाँ स्विमिंग करने गया था, या मैं भी पानी भरने गया था, या किसी भी काम से गया था, वहाँ से कहीं से लौट रहा था, तो मैंने बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनी, औरत के चीखने की आवाज़ सुनी और बच्चे को डूबते हुए देखा। ये अभी था। और इसके बाद व्हाट विल बी, वो भी जब मैंने उनको देखा तो अब आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? आगे मैंने इस प्रॉब्लम को रीजनिंग करी एज पर माई इंटेलिजेंस। फिर मैंने इसको अपनी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की मदद से उस चीज़ को सोचा, प्लान किया और एक प्लान बनाया और उस पावर ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ किया। अगर मुझे किसी की मदद चाहिए, अगर मैंने जो भी एम्बुलेंस का नंबर था 108 पर डायल कर दिया, उसके बाद मैं कूदा। लोग जिससे बात करनी थी, किसी की हेल्प चाहिए थी, किसी को रस्सी पकड़ानी थी, बोला तुम रस्सी पकड़ो, मैं बांध के अंदर जा रहा हूँ, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन से आपने ये सारा प्लान बनाया और वो प्लान आपने एग्जीक्यूट किया। तो ये विल बी। मगर अभी ये व्हाट वाज या व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी, ये 3 पार्ट हैं इस स्टोरी के, किसी भी स्टोरी के। 2-3 लाइनें पहले की, 2-3 लाइनें बीच की, 2-3 लाइनें एंड की। और एंड में हमने ये भी बोलना है कि जब मैंने वो किया तो बहुत लोगों ने जो बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम एक इंस्पिरेशन हो बाकी लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करेंगे। तो वहाँ पे आपने एक स्कोप छोड़ना है बाकी लोगों के लिए भी। और दूसरा जो हीरो है, आपने सुपर हीरो भी नहीं बनना है। ये नहीं बोला कि भाई वो पानी का बहाव तेज़ था और बच्चा डूब रहा था, मैं एकदम से कूद गया, पकड़ के बाहर ले आया। नहीं, मैंने असेस किया कि पानी का बहाव तेज़ है, बच्चा कब तक इधर आएगा, मैं पानी के अगेंस्ट जा नहीं सकता। वेट किया, उसको उधर पहुंचने दिया, टाइम देखा, रस्सी बांधी, उसको पेड़ से बांधा, या किसी कोई और आदमी खड़ा था उसको पकड़ाया। तो मतलब कि सुपरमैन वाला काम नहीं करना है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर मैं शहर का बंदा हूँ तो शहर के बंदे की कैपेबिलिटी के मुताबिक कि वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है, उसको पता है कि फ़ॉरेन हॉलीवुड के स्टार्स क्या हैं, उसकी बात करे। गाँव वाला है तो उसको सिर्फ धर्मेंद्र के बारे में पता है। इस तरीके से जिस लेवल पे आप हैं, आपने उसी लेवल की कहानी बनानी है। क्योंकि ये पानी में जो डूबने वाली कहानी है, ये दिल्ली में यमुना में भी हो सकती है और किसी गांव में किसी छोटी सी कैनाल में भी हो सकती है। तो आपका जो कहानी की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो आपके जिस जगह पे आप रहते हो वहीं की होनी चाहिए। और जो वहाँ की मान्यताएं हैं उसी के मुताबिक आपने कोशिश नहीं करनी है दिखाने की कि सर मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो दुनिया घूमा हुआ, जबकि आप घूमे नहीं हो। आपने जो PIQ सबमिट करी है उसके अंदर आपकी हर चीज़ लिखी हुई है और वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा साइकोलॉजिस्ट द्वारा, उसी के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा GTO द्वारा, उसी के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा IO के द्वारा। जो वो सवाल आपको पूछेंगे वो उसी बैकग्राउंड पे पूछेंगे। तो ये बैकग्राउंड जो है वो आपकी एक्चुअल होनी चाहिए। और वहाँ पे ये 3 पार्ट से आपने 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों से 10-12 लाइन की स्टोरी तैयार कर लेनी। तो ये पॉइंट मैं भूल गया था, अगर ये आपको क्लियर है। उसके बाद फिर से ब्रीफिंग होगी और आपको ऐसे सेमी सर्कुलर पोर्शन में बिठाया जाएगा। तो इस सेमी सर्कल में आप बैठे हैं, चेस्ट नंबर वाइज 1 2 3 4, और ये 3 लोग जो आपको असेस करने वाले हैं वो सामने बैठे हुए हैं। और इनके पास आपकी ये जो शीट है जिस पे आपने स्टोरियाँ लिखी हैं वो इनके पास है। अभी शुरू करना है चेस्ट नंबर 1 से, जैसे मर्जी बैठे हैं। आपने वो 1 मिनट हर एक आदमी को दिया जाएगा। 1 मिनट के बाद घंटी बजेगी, उसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपने यही स्टोरी, अगर आपने 12 या 14 लाइन भी लिखी हैं 3 मिनट में, जो ज़्यादा है कम लिखो, आपने 1 मिनट में मुश्किल से 6 या 7 लाइन में ये स्टोरी ख़त्म करनी है। तो इसी तरह करते 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 सारे 20 लोग या जितने भी लोग हैं अपनी अपनी स्टोरी ख़त्म कर लेंगे। अब जब ये स्टोरी बोली जा रही है तो आपका ये का मतलब है
कि आप देखो कि इस स्टोरी में बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। जो आपने सोचा या आपने समझा वो तो आपने कर दिया, पर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, वो जो बाकी लोगों की परसेप्शन है वो आपके साथ मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लड़का पानी में डूब रहा है, आपने अपने रूरल बैकग्राउंड के हिसाब से बना दी, तो जो शहर वाला है वो भी डूबता ही बना रहा है या वो कुछ और बना रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ डूब रहा है, वो बोला नहीं स्विमिंग सिखा रहा है। अगर वो पानी जो है वो पूरी तरह से नदी की अगर पिक्चर में समझ में नहीं आ रही, बोले ये तो स्विमिंग पूल था। तो वो परसेप्शन जो है वो आपके साथ मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बिकॉज ये चीज़ें जब आप डिस्कशन करेंगे तो उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो माइंड में आपके पास जो सवाल हैं वो सोच लीजिए, क्योंकि आपने कोशिश ये करनी है कि सारे 20 के 20 बंदों की कंसेंसस बनानी है डिस्कशन में। आपने क्यों बनानी है? क्योंकि आपने लीडर इमर्ज करना है। ये ग्रुप डिस्कशन का एक तरीका है जो जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आएगी डिटेल में बताऊंगा, पर यहाँ पे स्क्रीनिंग में आपको हर हालत में कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे एक म्यूट स्पेक्टेटर ना हो। आप लीडर बने, फुल लीडर बने, हाफ लीडर बने, बट थोड़ा सा इनिशिएटिव, ये क्वालिटीज़ जो हैं ये आपने दिखानी है। ये क्वालिटीज़ आपने दिखानी है। ये क्वालिटी जो है दिखानी है। ये क्वालिटी दिखानी है। ये क्वालिटी दिखानी। ये फैक्टर 3 जो है ये यहाँ पे आपका लगेगा। ये फैक्टर 3 जब डिस्कशन के टाइम पे ये फैक्टर 3 आपका काम आएगा। ये फैक्टर 3 अगर मैंने आपको सिखा दिया तो आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। तो जब बोल रहे हैं वो 20 आदमी, 20 मिनट बहुत टाइम होता है। और यहाँ पे आप देख लो कौन आपके साथ इत्तेफाक रखता है, कौन नहीं रखता है, वो देख लो। तो अपने माइंड में बोलो जो इत्तेफाक नहीं रखता मैंने उसको कैसे काउंटर करना है। जब मैंने बोलना है तो काउंटर करना मतलब उसको नीचे नहीं दबाना है, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि देखिए आपने ये बोला शायद ऐसा नहीं है, ये तो बच्चा डूब ही रहा था। अगर वो डूब नहीं रहा होता, स्विमिंग कर रहा होता, तो वो उसकी जो माँ खड़ी है वो चिल्ला नहीं रही होती, या बच्चा रो नहीं रहा होता, तो वो स्विमिंग पूल नहीं हो सकता। ऐसे आर्गुमेंट्स आपने तैयार करने हैं। कोशिश करनी है कि जो आपकी स्टोरी है उससे सब सहमत हो जाएं, क्योंकि ये सहमति होती है, बट कई बार होता है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग वाले आते हैं सुबह, वो सब अपने आप को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, हम इंजीनियर हैं, तो वो लड़ पड़ते हैं। तो आपने उस लड़ने वाली जो सिचुएशन है उसमें नहीं जाना है, आप चुप रहिए। मगर कोशिश यही करनी, जब वो बोलता है कि लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन आफ्टर दिस इज फिनिश्ड, ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू स्पीक अपने बारे में, ठीक है। अगर फर्स्ट वन नहीं हो सकता, ट्राई फॉर सेकेंड, यहाँ पे ट्राई फॉर थर्ड, पर फोर्थ नहीं होना। आपने बोलना ही बोलना है। अब बोलना क्या है, ये जो आपने पिक्चर बनाई, पहले उसमें क्या था, पहले हमने बात करनी थी थीम की, फिर हमने बात करनी है कैरेक्टर की, फिर हमने बात करनी है कि उसमें जो रिसोर्सेज थे, फिर उसमें बात करनी है ऑर्गेनाइजेशन की कैसे ये काम हुआ कैसे। तो इन स्टेप्स में आपने उस जो डिस्कशन करनी है, तो जब पहली डिस्कशन इस पर शुरू हुई तो वो अपना पॉइंट दे के चुप कर जाएंगे, मगर पहला, दूसरा या तीसरा आदमी डिस्कशन में आपने होना ही होना है, और ज़्यादा उससे नहीं। उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया, मान लो ये लड़ पड़े हैं, और जो लड़ पड़ते हैं तो आपने थोड़ा फर्म वॉइस में, गुस्से में भी नहीं बोलना है कि जेंटलमैन हमने इस बारे में बहुत बात कर ली, अभी देखें कैरेक्टर कितने हैं, वो कैरेक्टर कैसा था। यानी कि आपने ज़बरदस्ती फर्स्ट पॉइंट से पूरी की पूरी जो वहाँ पे डिस्कशन बैठी थी, मंडली बैठी थी, उसको आपने सेकंड पॉइंट पर डाल दिया। वहाँ पे आप अपना कोई पॉइंट दीजिए और फिर चुप कर दीजिए। फिर जब वो डिस्कशन चल पड़ती है, अभी यहाँ खुद तीसरे पे खुद ही आती है, या आप लाओ। अगर आप सिस्टमेटिकली लाते चले जाओगे तो भी आपका काम हो गया। अच्छा, मान लो अब सिचुएशन आ गई कि आपको कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, तो क्या करें? तो आप चुप हो गए। चुप नहीं होना, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो कोई बोलने का पॉइंट ही नहीं मिल रहा। तो उसमें ग्रुप डिस्कशन की घुंडी ये है कि किसी ने दूसरा पॉइंट दिया है और आपको लगा ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप वही पॉइंट रिपीट करके बोलो, भाई ये तो आशीष ने बहुत बढ़िया पॉइंट दिया, चेस्ट नंबर 5 ने ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है, ये इसको हमें इससे उसको मानना चाहिए। अभी आपका पॉइंट नहीं था, आपने उसका पॉइंट लेके वहीं चेप दिया। दूसरा ये है, वहाँ पे कोई बंदा बोल नहीं रहा होगा,
सर ये चेस्ट नंबर 5 ने बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है, देखिए ये चेस्ट नंबर 20 से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। अभी ये वो सिचुएशन है जब आपको कुछ नहीं आ रहा, आप बिल्कुल चुप हो, बट देन आप चुप होके भी पीछे नहीं हो। आपने दूसरों को बोला बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है, और उसको बोला इनकी कि इस समय आपकी कोई इंटेलिजेंस नहीं चेक कर रहा, कोई नहीं आपको देख रहा कि आप कौन है। ये एक डिस्कशन है जिसमें आप प्रोमिनेंट हैं कि नहीं हैं, और आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आपने जो स्टोरी लिखी वो किसी से मेल ही नहीं खा रही और आपको पता नहीं है क्या बोलना है, पर फिर भी आपने यहाँ तो किसी थीम पे कन्वर्ज करना है। नहीं कर सकते अगर आप उसमें भी लगता है कि मैं कैसे बोलूँ यार, मैं तो डाइवर्जेंटली बिल्कुल था, तो आप कम से कम बोलो कि जेंटलमैन चेस्ट नंबर फलाने ने बहुत अच्छा बोला है, चेस्ट नंबर 26 ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है, और ये चेस्ट नंबर 5 इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। हो सकता है वो ऐसा आदमी हो, कैंडिडेट हो जो अभी तक बोला ही ना हो, तो इसका मतलब आपने किसी कैंडिडेट को इनकरेज किया है बोलने के लिए, और आपके पास पॉइंट नहीं था, आपने उसका पॉइंट किसी दूसरे का पॉइंट लेके वहीं चेप दिया, तो ये भी चलता है। और अगर मान लो आपकी अपनी पिक्चर, मैंने बोला ना वो पिक्चर धुंधली है, यही एक पिक्चर धुंधली है, ये पिक्चर क्लियर नहीं है, तो इसमें अगर आपकी क्लैरिटी में कुछ और भी चला गया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको जब दोबारा एक्चुअल टीएटी करेगा तब आपकी क्वालिटीज़ चेक कर लेगा। अभी उसने देखा OIR करा के कि आपकी IQ लेवल ठीक है, और PPTT करा के उसने देखा कि हाँ आप ग्रुप डिस्कशन में भी बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप एक डिस्कशन में लीड कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट जो आपको पता है कि आपको पॉइंट नहीं आता, उसको नहीं पता है कि आपको नहीं आता। आप वो सोचेगा कि भाई ये तो दूसरे की पॉइंट को इनकरेज कर रहा है, वो पॉजिटिव आपके अगेंस्ट जाएगा, फ्री आपके फेवर में जाएगा। ये तो दूसरे का पॉइंट को अप्रिशिएट कर रहा है, आपके फेवर में गया। ये तो एक आदमी जो नहीं बोल पा रहा है उसको इनकरेज कर रहा है, आपके फेवर में गया। तो 99% स्क्रीनिंग में आप बाहर नहीं होंगे। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि अगर OIR में या कहीं पे आपने कोई पॉइंट्स छोड़े हैं तो वो एनालाइज करेगा कि वो क्यों छोड़े हैं, वो पॉइंट क्या थे। तो ये सब चीज़ें बताने होने के बाद आई कैन अश्योर यू 99.9% यू विल मेक इट फॉर द स्क्रीनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आई कांटेक्ट नहीं करना है। तीनों में से जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन आपने करनी है ये इन 20 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ। कई बार होगा कि डिस्कशन चल रही है, वो GTO या साइकोलॉजिस्ट जो भी बोलेगा कि इस ग्रुप को 2 भागों में बांट दो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये लोग अपनी अलग से डिस्कशन करें, ये लोग अपनी अलग से डिस्कशन करें। तो इस किस्म की छोटी मोटी डायनेमिक चेंजेस छोटा मोटा होता रहेगा, मगर जो फॉर्मेट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पॉइंट ये है कि आपने वहाँ पे बोलना है। पहला जो आपका एम है जो तो वो है वो आपने अपने थीम को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है, अपने कैरेक्टर्स को करना है, अपने इसको करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन करना है, रीजनिंग करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप करना है कि पहले जो है एक ही बात के ऊपर कंसंट्रेट करना है, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर, और हर एक बारी अपना पॉइंट रख के चुप कर जाना है। लड़ना नहीं है, कोई एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है, बट अपनी वॉइस जो है वो फर्म होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जैसे इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ। किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये सोचते हैं तो सोचिए। चेस्ट नंबर 5 अगर आपको ये लगता है, पर मेरा सोचने का तरीका ये है कि वो जो लड़का है वो डूब नहीं रहा, डूब रहा होता तो उसकी मां चिल्ला रही होती। या मेरा ये सोचना है कि वो लड़का स्विमिंग पूल में नहीं है, अगर वो स्विमिंग पूल में होता तो उसकी मां चिल्ला नहीं हो रही होती। तो ये एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, मुझे brigadierguidesyou@gmail.com पे आप मुझे कमेंट्स भेजेंगे, मेरे को अपनी स्टोरी लिख के भेजेंगे, तो मैं आपको ये इसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख के आपको वापस दूँगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप करते रहिए, तो आपको आई कैन अश्योर यू कि आप स्क्रीनिंग में तो पास होंगे ही होंगे, और उसके बाद इवन आपकी जो फाइनल सक्सेस है SSB में एंड यू जॉइन द आर्म फोर्सेस, दैट विल डेफिनेटली हैपन। बट उसका सक्सेस का मंत्र मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने जाएंगे तो वो गलत बात होगी।
आंसर्स आपको नहीं पास कराएंगे। आपने ये क्वालिटीज़ जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ, इनका इस्तेमाल करना है, ये अपनी सेकंड नेचर बनानी है, इनको अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइव करना है। वो कैसे करना है वो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ प्रोसीजरल रह जाएंगी। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वहाँ पे होगा क्या, कैसे करना है, मार्क्स कैसे लेने हैं, इसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये 2 वीडियोस में जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग डे का मैंने बारे में बताया है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, OIR में आपने कैसे आंसर करना है, OIR क्या चीज़ है, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, और PPTT जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है, इसको आपने कैसे करना है और इसकी क्या घुंडियाँ हैं, और किस तरीके से डिस्कशन में ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे आपने अपनी स्टोरी को आगे करना है। और अगर अपनी स्टोरी को आगे नहीं कर पाते हैं तो दूसरों के पॉइंट लेके एग्री करना है, और वो भी अपने तरीके से, हर पॉइंट वाइज, ना कि कुछ भी बोलना शुरू कर दो। तो ये दिस हैज़ टू बी डन। और ये सब चीज़ें 4 पॉइंट जो आपने करने हैं, वो जब ये बोल रहे हैं ये लोग, आपने तभी अपना प्लान बना लेना, मेंटल प्लान। तो ये आपका सक्सेस का एक मंत्र है। तो इसके साथ आई थिंक मैं इसको यहाँ ख़त्म करूँगा, और आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियोस में फिर आपके साथ फिर मिलेंगे डे 2 के बारे में। और तब तक मैं आपको फिर से रिएटरेट करता हूँ, प्लीज़ गो टू यूट्यूब, टाइप आउट ब्रिगेडियर गाइड्स यू, और जब वो मेरी चैनल खुले तो SSB वाले देखिए, वीडियोस देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स वाले वीडियोस देखिए, करंट अफेयर्स वाले वीडियोस देखिए, वो शायद आपकी हेल्प करेंगे। किसी और जगह पे मैं बताऊंगा जब वो लेक्चरेट्स या ग्रुप डिस्कशंस या इंटरव्यू की बारी आएगी, वहाँ पे वो हेल्प करेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर के वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जो आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपके काम आएगी। सो तब तक वीडियोस देखिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों को बताइए। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, ग्रेटिस है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। जो आपकी इंटरेक्शन मेरे साथ होएगी ईमेल के थ्रू brigadierguidesyou@gmail.com, वो भी फ्री है। मैं आपको अपने कमेंट्स भेजूंगा, आपको टिप्स भेजूंगा, और उसके बाद ये जो सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे, हम जूम सेशंस कर रहे हैं, वो भी फ्री हैं। जूम सेशंस के ऊपर आकर के आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 1-to-1 बैठ के मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं 1-to-1 सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे सकता हूँ। इसलिए 2 चीज़ें याद रखिए, यूट्यूब चैनल ब्रिगेडियर गाइड्स यू एंड ईमेल brigadierguidesyou@gmail.com। और दोज ऑफ यू वांट, दे कैन गो टू माय वेबसाइट ऑल्सो, देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स अवेलेबल, वो भी आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, एंड श्योर सक्सेस फॉर यू फॉर SSB। गुड बाय। I'm Komal Singh Patyar from Kandoli, Nagrota, Jammu. I recently attended the workshop of Brigadier Dr. Vijay Sagr Dheman. He is the most cherishing personality that I ever have seen. He is the best officer. I want to become like that he is. He's very confident. He is a very, I think he is the great son of Mother India. He is the best officer, and I want him as a role model. I want to become confident as he is. तो आइए करते हैं एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से। सो गाइज, लेट्स बी द चेंज एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम मी फॉर योर प्रेशियस careers and future. After more than 38 years in the armed forces and serving the nation, now I am here to serve the youth of my country by imparting the instructions in career counseling, consultancy in your careers, and confidence measures, etc. Now this is because of my accreditation from International Coaching Federation, United States of America, as a life skills facilitator. So friends, visit me today at brigadierguidesyou.com and all other social media platforms.
Looking forward to interact with you. Waiting to hear from you. Goodbye and Jai Hind.